सो कैसे हैं सभी लोग? हाउ इज एवरीवन? बढ़िया, बहुत अच्छे। एक्साइटेड आज के सेशन के लिए? आई होप यस, ईच एंड एवरी वन ऑफ यू सुपर डुपर एक्साइटेड फॉर टुडेज सेशन। फॉलो करते हैं। मेंस में 10 से 10 क्वेश्चंस आते हैं, उनको साथ के साथ करते हुए चलते हैं, क्योंकि मेंस में कोई टाइम बाउंडेशन नहीं होता। मेंस में टाइम बहुत मिलता है, तो इसीलिए हम साथ के साथ क्वेश्चंस करते हुए चलते हैं। बहुत बार देखा किसी चीज को रोके करना। पहले वो एक मिस्ट्री था, पहले समझ में नहीं आ रहा था, अब आपने उसको क्या किया, डीमिस्टिफाई कर दिया। इसका मतलब क्या है? मिस्ट्री को सॉल्व कर दिया, राइट। इसका मतलब क्या? किसी चीज को क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया। दैट इज डीमिस्टिफाई करना, टू मेक समथिंग easier to understand. वर्ड है स्क्यू। स्क्यू वर्ड हमने बहुत बार द हिंदू के सेशन में पढ़ा है। जैसे डेटा स्क्यूड है हमारे यहाँ, तो स्क्यूड का मतलब क्या होता है? एक तरफा है, एक तरफ ज्यादा है, एक तरफ कम है। दैट इज व्हाट स्क्यूड है। इसका मतलब क्या है? बायस्ड है। स्क्यू का मीनिंग क्या होता है? बायस्ड। स्क्यूड का मीनिंग होता है बायस्ड। स्क्यू मीन्स ऐसे रिजल्ट्स देना जो कि क्या हो, जो कि बायस्ड हो। रिजल्ट्स आर व्हाट? टू गिव रिजल्ट्स विच आर बायस्ड, जो कि बायस्ड हो। चलो, मुझे एक ऐसी किताब चाहिए जो मुझे समझा दे कि कार इंजन कैसे काम करता है। मुझे एक ऐसी किताब चाहिए जो मेरे लिए कार इंजन की वर्किंग्स को क्या कर दे, डीमिस्टिफाई कर दे, मुझे क्लियरली समझा दे। चलो, रिसर्चर्स ने बताया कि जो स्टडी थी वो खराब थी, और उसको अगर हम रिपोर्ट में लेके आएंगे तो रिजल्ट्स कैसे मिलेंगे? खराब रिजल्ट्स मिलेंगे। बाय क्या होगा? रिजल्ट्स स्क्यू हो जाएंगे, रिजल्ट्स खराब हो जाएंगे, बायस्ड हो जाएंगे। उसका प्लान इतनी बड़ी सक्सेस था कि वो लोग जो उसकी बुराई करते थे वो भी अपने आप को रोक नहीं पाए उसे कॉन्ग्रेचुलेट करने में। उसका प्लान इतना बढ़िया था कि बुराई करने वाले लोग भी अपने आप को रोक नहीं पा रहे थे कॉन्ग्रेचुलेट करने से। तो आंसर वॉज एस। तो PTQURNS क्या हुआ? ऑप्शन नंबर बी। समझ आया सभी को? चलो, नेक्स्ट पर आते हैं। फ्रिवलस। फ्रिवलस ऐसे इंसान को बोलते हैं, वो इंसान जो एक तरीके से सीरियस नहीं होता है किसी भी चीज को लेके, मजाक में ही होता है। उसको क्या बोलते हैं? फ्रिवलस मीन्स नॉट सीरियस। इट्स अ नेगेटिव वर्ड, पॉजिटिव वर्ड नहीं है, नेगेटिव वर्ड है। लास्ट में OUS है तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? एडजेक्टिव। एपोक्रिफल एक तरह की स्टोरीज को बोलते हैं जो कोई सुना रहा होता है लेकिन वो सच नहीं होती है, उसको बोलते हैं एपोक्रिफल। मीन्स स्टोरीज विच आर प्रोबेब, हो सकता है वो सच ना हो, विच आर प्रोबेबली नॉट ट्रू, बट लोग उनको सुनाते हैं, उनको बोलते हैं एपोक्रिफल। वेराशियस, इसमें रूट वर्ड क्या है? वेर। वेर रूट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? ट्रूथ। तो वेराशियस का मीनिंग क्या हो गया? कोई चीज जो सही है, ट्रूथफुल है। चलो, अब आंसर बताओ। मुझे मन कर रहा है कि आज मैं बिल्कुल कोई ऐसी चीज करूं जो, मतलब मैं आज मैं सीरियस ही नहीं रहना चाहता, आज मैं कुछ शरारत करना चाहता हूँ। अच्छी स्टोरी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो एपोक्रिफल है, सच नहीं है। उसके कामों को बहुत तारीफ मिली, लोगों ने बहुत तारीफ करी क्योंकि उसने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया और बिल्कुल सच सच बताया कि 1945 एरा में क्या होता था। तो आंसर इज ए, नहीं सॉरी, एस। PSQTRNU, दैट मीन्स ए। चलो, एरा मीन्स टाइम बेटा। हाँ, आज मैं कुछ तूफानी करूँ। ये सारे एडजेक्टिव्स हैं बेटा, ऑल ऑफ देम आर एडजेक्टिव्स। जिस वर्ड के लास्ट में OUS लगता है वो सब एडजेक्टिव्स होते हैं। चलो, अगले स्क्यू वर्ब है यहाँ पे। स्क्यू वहाँ पे वर्ब थी, एक्शन की बात कर रहे थे। चलो, टेपेस्ट्री आप लोगों ने देखा है? लोग अपने घरों में एक पेंटिंग सी लगाते हैं जो कि कपड़े सी की होती है और वो हैंड वुवन होती है, हाथ से बनी होती है, उसको बोलते हैं टेपेस्ट्री। तो टेपेस्ट्री क्या होता है? टेपेस्ट्री इज अ काइंड ऑफ वॉल हैंगिंग जो कपड़े के ऊपर होती है और हैंड वुवन होती है।
अगला वर्ड है रिकम्पेंस करना। रिकम्पेंस करने का मीनिंग क्या हो गया कि किसी को कुछ नुकसान पहुंचा और आपने उसको क्या किया, कंपेंस किया, मतलब उसको उसके लिए कुछ पैसा दिया या कुछ रिवॉर्ड दिया या उसने कुछ ऐसा काम किया, कोई मुआवजा दिया, उसको हम क्या बोल सकते हैं, उसको हम बोल सकते हैं रिकम्पेंस करना, मतलब कोई कंपेंसेशन देना, कोई मुआवजा देना, गिव समथिंग एज अ कंपेंसेशन, एज अ कंपेंसेशन। इसको जब वर्ब की तरह भी यूज कर सकते हैं और इसको हम नाउन की तरह भी यूज करते हैं, दोनों तरीके से यूज होता है। टेपेस्ट्री सिर्फ नाउन होता है। स्टेंच, स्टेंच होता है मतलब कोई भी चीज जो बहुत खराब हुई हो, मतलब कोई चीज खराब हुई, उसका बैड इफेक्ट जो हुआ, कोई खराब चीज, मतलब वेरी नेगेटिव वर्ड, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेंच। मीन्स द बैड इफेक्ट आफ्टर अ प्रॉब्लम अराइजेस। एक प्रॉब्लम हुई उसके बाद जो उसका खराब इंपैक्ट हुआ, उसको हम बोलते हैं स्टेंच, एडवर्स इंपैक्ट कर सकते हैं। तो ज्यूरी का काम था कि वो आइडेंटिफाई करे कि सर्वाइवर को कितना पैसा देना है। इंटीरियर में टेपेस्ट्री थी 16 सेंचुरी की। कुछ समय बाद मिनिस्टर के रेजिग्नेशन के बाद तो जो खराब इंपैक्ट था स्कैंडल का, घोटाले का, वो सरकार के ऊपर आ गया। तो आंसर इज PTQSRNU, ऑप्शन नंबर डी। समझ आई वाले वर्ड्स? तो इन वर्ड्स में हमको समझ में आया होगा कि सारा वोकैबुलरी का खेल है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो किसका खेल है, वोकैबुलरी का खेल है। लेकिन इस वर्ड इसमें हेल्प हो जाती है एलिमिनेशन से। अगर आपको एक भी वर्ड का मीनिंग पता हो तो बाकी को आप एलिमिनेट करके भी आंसर तक पहुंच सकते हो, या आपको रूट वर्ड भी पता हो तो, जैसे रूट वर्ड पता है तब भी आप हेल्प से पहुंच सकते हो। चलो अब हम एक आरसी करेंगे मेंस लेवल का, और उसके बाद एक क्लोज टेस्ट करेंगे। ठीक है, तैयार? ऑल द बेस्ट। लॉन्ग आरसी करेंगे मेंस लेवल का, और उसके बाद एक क्लोज टेस्ट करेंगे। ठीक है, तैयार? ऑल द बेस्ट। लॉन्ग आरसी है, पहले क्वेश्चंस पढ़ लीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर यहीं के यहीं दे दो, मतलब सबसे पहले ना वोकैबुलरी वाले क्वेश्चंस कर लिया करो आरसी में, वहीं के वहीं आंसर दे दिया करो। आंसर दिस क्वेश्चन।
दो एक एक करके। फर्स्ट क्वेश्चन, नाउ आइडेंटिफाई सेकंड पोजीशन पे क्या आएगा? चारों वर्ड्स को लिख लीजिए एक जगह। नाउ ट्राइंग टू आइडेंटिफाई थर्ड पोजीशन पे क्या आएगा? फोर्थ पोजीशन, चलो डिस्कस करें। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के हिसाब से क्या क्या बातें ट्रू हैं? अफगानिस्तान बहुत दूर है। अफगानिस्तान की रैंक 137 है, तो कहने से बहुत दूर है खुशी में अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की रैंक 137 है, इसका मतलब अफगानिस्तान बहुत दूर है। यूक्रेन इंडिया से ज्यादा खुश है। यूक्रेन में लड़ाई चल रही है, फिर भी यूक्रेन इंडिया से ज्यादा खुश है। तो देखो, यूक्रेन से इंडिया पीछे है। ये सारी कंट्रीज इंडिया से आगे हैं, तो यूक्रेन से इंडिया पीछे है। बांग्लादेश अफगानिस्तान से आगे है। इंडिया जो है अफगानिस्तान से आगे है। और इंडिया से आगे यूक्रेन, इराक, फलस्तीन, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान है। इसका मतलब बांग्लादेश जो है अफगानिस्तान से आगे है। ब्लिस मीन्स ब्लेस्ड होना, अच्छा होना, खुश होना। तो अफगानिस्तान खुशी से बहुत दूर है, तो ये भी सही था। तो सारे के सारे सही थे, तो आंसर वाज ए। कोई दिक्कत किसी को? चलो, मैम वॉर वर्ड नहीं लिखा हुआ था पैसेज में, तो हम कैसे वॉर लिख दें? आपने क्वेश्चन ही नहीं समझा, आपको कंट्री की रैंकिंग के बारे में बताना था। तो यूक्रेन इंडिया से ज्यादा खुश है, वॉर चल रही है वहां पे, फिर भी यूक्रेन इंडिया से ज्यादा खुश है। चलो अगला, अनुराग ठाकुर का स्टेटमेंट कैसा था? तो चलो पहले मुझे बताओ, अनुराग ठाकुर का स्टेटमेंट कैसा था? इंडिया के पास सब कुछ है, हम किसी भी कंट्री के सेम लेवल पे हैं, हम डेवलप्ड नेशन वाले लेवल पर ही हैं, हमारे पास सब कुछ है, सब बढ़िया है हमारे यहाँ। उन्होंने खूब तारीफ करी इंडिया की, उन्होंने रियलिटी को समझा ही नहीं। उन्होंने खूब तारीफ करी इंडिया की, उन्होंने रियलिटी को समझा ही नहीं। तो उनकी टोन कैसी थी? कहने से वो सिर्फ बड़ा चढ़ा के तारीफ कर रहे थे। उनकी जो टोन थी वो क्या थी? एग्जैगरेटेड थी, सिर्फ इंडिया के बारे में बड़ा चढ़ा के बोल रहे थे। चलो, ले इट ऑन थिक, चीज को बड़ा चढ़ा देना, इन तीनों इडियम्स का मीनिंग सेम था। छोटी सी बात का तिल का पहाड़ बनाना, यही होता है ना? हाँ, चीजों को बड़ा चढ़ा देना। शूट अ लाइन, इसका मतलब भी यही होता है, चीजों को बड़ा चढ़ा देना। तो तीनों का मीनिंग वही, तिल का ताड़ बनाना होता है मैम। हाँ, तो तीनों का मतलब वही होता है, चीजों को बड़ा चढ़ा देना। तो आंसर वाज ऑप्शन नंबर ई, ऑल 1 2 एंड 3। कोई दिक्कत? पैसेज मैं पूरा रीड करके समझाऊंगी, पहले एक बार क्वेश्चन देख ले, मैं पैसेज समझाऊंगी, डोंट वरी। किसी भी कंट्री की हैप्पीनेस या खुशी को कैसे पता लगाया जाता है? पैसेज में लिखा हुआ था, इन सब तरीकों से पता लगाया जाता है कि कितनी खुश है वो कंट्री, लोगों की इनकम कितनी है, चैरिटी कितनी हो रही है, करप्शन कितना है, सोशल वेलफेयर बेनिफिट्स क्या है, और क्या लोग खुद से डिसीजन ले पा रहे हैं या नहीं ले पा रहे। इन सब चीजों से हैप्पीनेस को नापा जाता है, इन सब चीजों से हैप्पीनेस को नापा जाता है। चलो, तो इंसान इंडिपेंडेंट है या नहीं, चैरिटी हो रही है या नहीं हो रही, और एनुअल इनकम कितनी है, ये तीनों चीजें दे रखी थी। इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग, चैरिटी एंड पर कैपिटा इनकम, तीनों चीजें मेंशन थी। चैरिटी, इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग और पर कैपिटा इनकम। गॉजमी से इवैल्यूएट करना, पता लगाना।
हाँ, आप लोग तो ये समझ रहे थे ना कि मैम यहाँ पे इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग हो तो निमेशा मैम ऑप्शन में भी इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग ही लिखेंगे, कोई प्री लेवल का पैसेज थोड़ी ना था, कोई प्री लेवल का पैसेज थोड़ी ना था कि जो वर्ड्स पैसेज में लिखे हुए हैं सेम टू सेम ऑप्शन में भी वही वर्ड्स लिखे जाएंगे, थोड़ा घुमा फिरा के लिखा जाएगा, समझना पड़ेगा। ये इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग की डेफिनेशन थी, ये चैरिटी की डेफिनेशन थी, तो आंसर वाज ए। गॉज मीन्स होता है किसी चीज को इवैल्यूएट करना, किसी चीज को पता लगाना, उसको बोलते हैं गॉज करना, मेजर करना। चलो अगला, ब्लैंक में क्या क्या आ सकता है, पहले मुझे बताओ ब्लैंक में टोन कैसी आएगी। ये सब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं लेकिन, ये सब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं लेकिन, चलो टोन कैसी आएगी मैम, टोन नेगेटिव आएगी, आइडेंटिफाई हो गया। चलो, देयर इज लिटिल वे, लिटिल मीन्स ना के बराबर, सभी को पता है लिटिल नेगेटिव होता है, लिटिल क्या होता है, नेगेटिव होता है, लिटिल का मीनिंग क्या होता है, ना के बराबर, ना के बराबर तरीका है कि हम जस्टिफाई कर सकें कंट्री का लो लेवल हैप्पीनेस। चलो, देयर इज ब्रश्ड असाइड दी हैप्पीनेस, ग्रामर ही गलत थी, देयर इज ब्रश्ड असाइड नहीं होता, ब्रश्ड असाइड का मतलब होता है किसी चीज को इग्नोर करना, देयर इज इग्नोर्ड दी हैप्पीनेस, पहले बताओ क्या मीनिंग सही है, ग्रामर सही लग रही है, देयर इज इग्नोर्ड दी हैप्पीनेस, ये ऐसे ही हो गया, देयर इज पेंटेड दी बुक, पेंटेड दी वॉल, देयर इज रिटन दी बुक, स्ट्रक्चर ही गलत है, देयर इसके आगे कोई सब्जेक्ट या देयर इसके आगे कोई वर्ड आता है जिसका ये देयर स्यूडो सब्जेक्ट होता है, देयर इज अ बुक, देयर इज अ पेंटिंग, देयर इज ट्रूथ, कभी भी देयर इसके आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लगाते, ग्रामर ही गलत थी, देयर इज नो वे, कोई भी तरीका नहीं है जिससे कि हम इसको जस्टिफाई कर सके, सेम लिखा हुआ था, लिटिल वे की डेफिनेशन दी गई थी, जस्टिफाई के लिए डिफेंडेड दिया गया था, बिल्कुल सेम लिखा हुआ था, जो फर्स्ट में लिखा हुआ था वही थर्ड में लिखा हुआ था, बस वोकैबुलरी का इस्तेमाल किया था, जस्टिफाई को डिफेंड करना लिख दिया, लिटिल को नो लिख दिया, कंट्रीज लो लेवल को लो लेवल ऑफ हैप्पीनेस इन द कंट्री लिख दिया, बिल्कुल सेम लिखा हुआ था, बस जैसे आप बोर्ड के एग्जाम्स में करते हो ना, जब 150 वर्ड्स का ऐसे लिखना होता है, बात एक ही पता होती है, पहले एक्टिव वॉइस लिखते हैं, फिर उसी को पैसिव वॉइस लिखते हैं, फिर राम्स बुक को बुक ऑफ राम लिख देते हैं, ऐसे ही किया था बस फर्स्ट और थर्ड में, तो आंसर वॉज बोथ फर्स्ट एंड थर्ड, ये मैं भी अपने पीएचडी के एग्जाम्स में करके आई थी। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला है डीस्टेबलाइजिंग, डीस्टेबलाइजिंग हुआ क्या था मैं आपको बता दूं, अभी ना मेरी एक प्रेजेंटेशन हुई थी पीएचडी की, तो उसमें क्या था, उसमें ना अपनी रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स बताने थे, तो मेरी गाइड ने मुझे बोला कि निमिषा कम से कम ऑब्जेक्टिव्स अच्छे से डिफाइन करना, अच्छे से लिखना, तो मैंने क्या किया, 8 ऑब्जेक्टिव्स लिख दिए और एक ही ऑब्जेक्टिव को 3-3 तरीके से लिख दिया, टू आइडेंट मतलब मेरा रिसर्च का टॉपिक है कि स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लासेस से कितना सेटिस्फाइड होते हैं, तो टू आइडेंटिफाई दिस सेटिस्फैक्शन लेवल ऑफ स्टूडेंट्स, टू फाइंड आउट वेदर स्टूडेंट्स आर सेटिस्फाइड और नॉट, इस तरीके से एक ही ऑब्जेक्टिव को बहुत तरीके से लिख दिया, तो और प्रेजेंटेशन में बड़े कॉन्फिडेंस से दे आई, तो वहां तो किसी को समझ नहीं आया, फिर अभी जो इवैल्यूएशन आया उसमें वो चीज मेंशन होकर आ गई कि आपका ऑब्जेक्टिव एक ही है बट आपने उसको बहुत अलग अलग तरीके से लिखा है। चलो यहाँ पे आ जाते हैं, डीस्टेबलाइजिंग के सिनोनिम्स बताने थे, डीस्टेबलाइजिंग इसको हम टोन से कर सकते थे, टोन क्या थी, नेगेटिव थी, बटरेस सपोर्ट करना होता है, ये टोन होती है पॉजिटिव, इम्पेयर मीन्स किसी चीज को खराब कर देना, इसकी टोन नेगेटिव है, स्टिफन मीन्स स्ट्रॉन्ग बना देना, तो इसकी भी टोन पॉजिटिव है, तो आंसर वॉज ओनली सेकेंड, सिर्फ और सिर्फ सेकेंड आंसर है, कोई दिक्कत। चलो आगे बढ़ते हैं, 4 वर्ड्स हाईलाइटेड थे, इनका सीक्वेंस बताना था, डिस्टेबलाइज करना मीन्स किसी की स्टेबिलिटी खराब कर देना, मतलब किसी चीज में को स्पॉइल कर देना, दैट इज व्हाट डिस्टेबलाइज करना। चलो, ही फर्दर, पहले मुझे बताओ फर्स्ट पोजीशन पे क्या आएगा, उन्होंने इस बात को क्या किया, ही फर्दर डैश इंडिया हैज एवरीथिंग दैट आर
दैट एनी डेवलप्ड नेशन हैज, इंडिया के पास वो सब कुछ है जो किसी भी डेवलप्ड नेशन के पास। उन्होंने इस बात को ऑब्जर्व, क्वेश्चन तो नहीं है, कोई क्वेश्चन तो है नहीं है। परमिएटेड का मीनिंग होता है पहुंच जाना कहीं तक, तो ये भी नहीं है। रीच्ड भी नहीं है, वो कहीं पहुंचे भी नहीं, उन्होंने इस बात को ऑब्जर्व किया। चलो फर्स्ट पोजीशन पे क्या आया, आर आया। सेकंड, डिस्कॉर्ड मींस लोग आपस में खुश नहीं है, साथ में नहीं रह रहे। वायलेंस, हेट्रेड, ये क्या हो गया है, ये सब कंट्री में पहुंच गया है। तो यहाँ पे दो लग रहे हैं कि परमिएटेड भी आ सकता है और रीच्ड भी आ सकता है। तो अभी पी किया और एस किया। वैसे परमिएटेड ज्यादा बेटर लग रहा है, फिर भी जिन लोगों को डाउट है मैंने उनके लिए दोनों लिख दिए। चलो अगला देखते हैं। डेवलपमेंट जो है लोएस्ट, अब टू लिखा हुआ है। अब इस टू ने मुझे हेल्प करी। रीच्ड टू होता है, रीच्ड टू होता है, तो इसका मतलब यहाँ पे एस आया, यहाँ पे एस आया, इसका मतलब यहाँ पे पी आया। तो हमारा क्या बना, आर। परमिएट का मीनिंग होता है अंदर तक घुस जाना, उसको बोलते हैं परमिएट करना। बचपन में आपने पढ़ा होगा साइंस में, परमिएबल चीजें जो होती हैं उनसे क्या होता है, पानी निकल जाता है। सेमी परमिएबल होती है, उनसे थोड़ा थोड़ा निकलता है। नॉन परमिएबल होती है, उससे बिल्कुल भी नहीं निकल पाता। तो परमिएबल मीन कोई चीज कहीं एंटर कर जाए। तो क्या बना हमारा, पी बना, सॉरी आर बना, पी बना, एस बना। तो यहाँ पे तो क्यू फिक्स ही हो गया। तो फाइनल आंसर वाज आर, पी, एस एंड क्यू। आंसर इज बी। क्लियर सभी को? तो अभी हमने आरसी कर लिया है, अब हम क्या करेंगे, नाउ विल डू अ सीटी। एक बच्चे का कमेंट आ रहा है, मैं मॉक टेस्ट मत कराया करो, पूरा दिन खराब जाता है। उन बच्चों को बस एक बात कहूंगी, जिन लोगों को, जो लोग इतने ज्यादा बह जाते हैं अपने मार्क्स को देके, खराब फील करने लग जाते हैं, खुश फील करने लग जाते हैं, कोई फायदा नहीं है। नेवर लेट योर इमोशंस, योर हैप्पीनेस, योर इनर वर्ल्ड बी कंट्रोल्ड बाय द आउटर वर्ल्ड। कभी भी अपने इनर वर्ल्ड को कंट्रोल मत होने दो बाहर की दुनिया से। अगर वो बाहर की दुनिया से कंट्रोल होती रहेगी तो सक्सेस पाना बहुत मुश्किल है। हम यहाँ पे अपने आप को टेस्ट करने के लिए नहीं है, हम यहाँ पे कोई कंपटीशन करने के लिए नहीं है, हम यहाँ पे सीखने के लिए है। तो सबसे बड़ा जो मेन फोकस है वो लर्निंग होना चाहिए, ना कि टेस्टिंग, ना कि कॉम्पिटिंग। चलो नेक्स्ट। हाँ जी, स्कोर एवरीवन इन दिस पैटर्न। चलिए देखते हैं। They were the darlings of the country when they won medals at the Olympics. The Indian ruling establishment tweeted, इन्होंने ट्वीट किया, पोस्ट फॉर फोटो ऑप्स, पिक्चर्स के लिए पोस्ट किया। एंड विक्ट्री, जब वो जीती थी तो क्या हुआ, टोन कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। बास्ट इन द ग्लोरी, बेथेड इन रिफ्लेक्टेड ग्लोरी। ग्लोरी का मीनिंग होता है एक तरीके से चमक, तो चमक ही चमक थी सब जगह। तो इनका मतलब क्या हो गया, एक तरीके से बहुत ज्यादा इनको अप्रिशिएट किया गया, अटेंशन मिली इन लोगों को बहुत ज्यादा। तो बास्ट इन द ग्लोरी मीन्स टू एंजॉय गेटिंग अटेंशन फ्रॉम एवरीवन। इसका भी मीनिंग सेम होता है। बैटन डाउन दी हैचेस, इसका मतलब होता है कि आप क्या कर रहे हो, आप तैयारी कर रहे हो चैलेंजिंग सिचुएशन के लिए। इसकी टोन नेगेटिव होती है, मीन्स टू प्रिपेयर फॉर अ चैलेंजिंग सिचुएशन। डार्लिंग्स ऑफ द कंट्री मीन्स बिलवेड ऑफ द कंट्री, कंट्री से बहुत प्यार मिल रहा था उनको। तो आंसर वाज 1 एंड 3। एंड में नेगेटिव नहीं, तो पॉजिटिव टोन आएगी। मेडल्स जीत रहे थे, इंडियन गवर्नमेंट खूब तारीफ कर रही थी, तो यहाँ पे टोन क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। चलो नेक्स्ट। अब जितने भी टॉप इंडियन रेसलर्स हैं, जिसमें विनेश फोगट हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं न्यू दिल्ली के जंतर मंतर में, लगभग 14 दिन हो चुके हैं। दे हैव, इन्होंने इंजाम लगाया है। अलीग, परपोर्टेड, दोनों शब्दों का मीनिंग क्या होता है, दोनों का मीनिंग होता है किसी के ऊपर इंजाम लगाना। दैट इज अलीग करना, प्रपोर्ट करना मीन्स एक तरीके से इंजाम लगाना, ब्लेम लगाना। डिपोस्ट का तो मतलब होता है किसी को रिमूव फ्रॉम ऑफिस, टू रिमूव समवन फ्रॉम ऑफिस। उसको बोलते हैं डिपोस्ट कर देना। तो ये तो नहीं हो सकता। तो आंसर वाज 1 एंड 2। कोई दिक्कत?
एंड से पहले कॉमा लगाना बिल्कुल ठीक होता है बेटा, कोई मिस्टेक नहीं होती उसमें। यूनियन गवर्नमेंट ने एक भी शब्द नहीं कहा, अटर्ड मीन्स स्पोकन, एक भी शब्द नहीं कहा। स्कर्मिश का तो मीनिंग होता है बिकम इन्वॉल्व इन अ फाइट, किसी लड़ाई में इन्वॉल्व हो जाना। एनग्रॉस का मीनिंग होता है किसी चीज में डूब जाना। बिकम, हाँ, कि आप किसी चीज में एनग्रॉस हो गए मतलब आप उस चीज में पूरी तरीके से डूब गए, दैट इज एनग्रॉस हो जाना। तो कह सकते हैं बिकम, क्या कह सकते हैं, डूब जाने को क्या कहेंगे, खो जाना कह सकते हैं। इंटरेस्टेड, हाँ, इंडल्ज्ड इन समथिंग, इंटरेस्टेड इन समथिंग। तो आंसर वाज ओनली सेकंड। माइल्स अवे मणिपुर जो है एक हफ्ते से, अप इन आर्म्स का मतलब होता है लड़ाई वाली सिचुएशन में होना। अप इन आर्म्स का मतलब होता है मतलब ऐसे होना कि एकदम लड़ाई चल रही है, बी इन मिडल ऑफ अ वॉर। अप इन फ्लेम्स, अप इन स्मोक, इन दोनों का मतलब भी क्या होता है, एक तरीके से बहुत ज्यादा खराब सिचुएशन में है। बी इन मिडल ऑफ अ वॉर ड्यू टू एंगर, अ वेरी एंग्री स्टेट। हाँ, तो सारे हो सकते हैं, वॉर में होना, बहुत एंग्री स्टेट में होना। तो आंसर वाज ई, ऑल 1 2 एंड 3। क्यों पुल गलत था, क्या था आंसर? आंसर इज ई। तो मणिपुर जो है लड़ाई बहुत ज्यादा वॉर में है, वॉर चल रही है, कम्युनल टेंशन चल रहा है। चलो, जिन लोगों ने कुछ और आंसर मार्क किया था वो -1 कर लेंगे, जिन्होंने ई मार्क किया था वो +1 कर लेंगे। चलो अगला, कोई कोशिश नहीं की जा रही गवर्नमेंट से कि वो शांति को लेके आए या फिर चीजों को अच्छा करें। असुएज करें मीन्स मॉडिफाई करें, रिड्यूस करें नेगेटिव इम्पैक्ट को। अटेनुएट का मतलब भी क्या होता है, जो चिंताएं हैं उनको कम करें। कॉग्नेट वर्ड में क्या आ रहा है, को का मीनिंग होता है टुगेदर, को एक रूट वर्ड होता है जिसका मीनिंग होता है टुगेदर या सेम। तो कॉग्नेट वर्ड का मीनिंग क्या होता है, चीजें जो सेम है, मीन्स क्वालिटीज दैट आर कॉमन। तो ये तो नहीं हो सकता। तो आंसर वॉज बोथ 1 एंड 3। आज मैंने बहुत सारे सिनोनिम्स भी किए थे। ये वर्ड ना इतना कॉमन है ना बेटा, ये वर्ड आपको बहुत बार एग्जाम में दिखेगा, आप भी देखते हो कि रोज सा ये वर्ड हमें दिख जाता है क्योंकि वर्ड बहुत कॉमन है। एसुएज, एलिविएट, एमेलियोरेट, प्लेकेट, हाँ, मॉलिफाई, मिटिगेट, ये आपको वर्ड्स दिखते रहेंगे। इन सब वर्ड का मीनिंग होता है सुकून देना। अगला, वो कम्युनिटीज जो आपस में लड़ाई कर रहे हैं। एट लॉगर हेड्स, एट ऑड्स का मीनिंग क्या होता है, एट या फिर इन अ स्टेट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, जो आपस में लड़ाई कर रही है। एट कंपैटिबिलिटी, कंपैटिबिलिटी का तो मतलब होता है कि चीजें मैच कर रही हैं। हस्बैंड वाइफ में कंपैटिबिलिटी का होना बहुत जरूरी है। इसका मीनिंग क्या है कि आप एक दूसरे को समझो, एक दूसरे की चीजों को समझो, दैट इज कंपैटिबिलिटी होना। तो पॉजिटिव है। यहाँ तो लड़ाई की बातें कर रहे हैं तो ये तो नहीं आ सकता। तो आंसर इज बोथ 1 एंड 2। क्लियर सभी को, समझ आया? रेडी फॉर द नेक्स्ट पैटर्न नाउ। नेक्स्ट पैटर्न, बहुत सारे अलग अलग पैटर्न होते हैं। मॉक टेस्ट का यही फायदा होता है कि एक ही दिन में बहुत सारे अलग अलग पैटर्न हो जाते हैं। चलो, 4 शब्द दिए हुए हैं, इनमें से 2 वर्ड सिनोनिम्स हैं। पीस का मतलब क्या होता है, शांति। प्रिटेंस, आज ही सुबह हमने पढ़ा था, याद होगा आप लोगों को हिंदू एडिटोरियल में। प्रिटेंस, फैकेड, सबका मीनिंग क्या था, दिखावा। प्रिटेंस था, एक वर्ड था फैकेड, याद आ रहा है? इसका मीनिंग क्या था, दिखावा, फेक, दिखावा, दोनों क्या हो गए, सिनोनिम्स हो गए। फ्रेंजी मीन्स एक्साइटेड स्टेट में चले जाना, हद से ज्यादा एक्साइटेड हो जाना, दैट इज फ्रेंजी। तो आंसर वाज सेकंड एंड थर्ड, ये दोनों आपस में क्या थे, सिनोनिम्स थे। अगला, पेस्टर करने का मीनिंग क्या होता है, किसी को इरिटेट करना, किसी को परेशान कर देना, उसको क्या बोलते हैं, पेस्टर करना, कि आप किसी को परेशान कर रहे हो, इरिटेट कर रहे हो, अनॉय कर रहे हो। सब वर्ड शब्द का मीनिंग होता है कि आप किसी चीज की चीज को कम कर रहे हो। सब, सब एक इसमें रूट वर्ड है। सब रूट वर्ड का मीनिंग क्या होता है, नीचे की तरफ। तो अगर आप किसी को सब वर्ड कर रहे हो मतलब उसकी पावर को, उसकी अथॉरिटी को क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो, अंडरमाइन कर रहे हो उसकी पावर को।
बैजर का मतलब भी क्या होता है, बार बार किसी को कोई काम करने के लिए बोल के इरिटेट कर देना। तो इफ यू आर बैजरिंग समवन, इसका मतलब क्या है, आप उसको क्या कर रहे हो, इरिटेट कर रहे हो, परेशान कर रहे हो, बार बार वही चीज तो क्या कर रहे हो, पेस्टर कर रहे हो, इरिटेट कर रहे हो। किसी को ब्राउबीट कर रहे हो, मतलब आप उसको डरा रहे हो, धमका रहे हो, उसको क्या कर रहे हो, थ्रेटन कर रहे हो, बुली कर रहे हो। तो आंसर क्या हो गया, कौन कौन से दो मैच किए, पेस्टर और बैजर। तो आंसर वॉज 1 and 3। कोई दिक्कत किसी को भी? चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद थे फिलर्स के क्वेश्चंस। जब यूएस की फेडरल रिजर्व ने एम्बार्क मींस स्टार्टेड, तो यूएस की फेडरल बैंक रिजर्व ने बैंक ने स्टार्ट किया एक बहुत ही एग्रेसिव कैंपेन कि वो इन्फ्लेशन को क्रैश कर सके, कम कर सके, महंगाई को कम कर सके। तो उसने क्या किया, एक गोल रखा कि हम वो नहीं करेंगे जो 1970 में हुआ था। 1970 में क्या हुआ था, 1970 में हुआ था इन्फ्लेशन स्पाइरल आउट मींस बहुत तेजी से बढ़ के आउट ऑफ कंट्रोल चला गया था। और इकोनॉमिक स्टैग्नेशन मींस इकोनॉमी जो रुक गई थी। डिसेंडेड का मीनिंग क्या होता है, हो जाना। तो इकोनॉमिक स्टैग्नेशन, डिसेंडेड मींस इकोनॉमिक स्टैग्नेशन सबके सामने आ गया। डिसेंडेड का मतलब डिक्रीज नहीं होता है, डिसेंडेड का मीनिंग होता है ऊपर से उतर के आना आपके सामने, उसको बोलते हैं डिसेंड करना। मतलब कोई चीज आपकी आंखों के सामने आ गई, कोई चीज आपके सामने आ गई, दैट इज व्हाट डिसेंड करना। तो यहाँ पे डिसेंडेड का मतलब कम होना, गिरना, वो सब नहीं है। यहाँ पे डिसेंडेड का मतलब है किसी चीज का होना। कोई दिक्कत किसी को भी? आगे बढ़े, चलो। When inflation spun out of control, इन्फ्लेशन कंट्रोल के बाहर निकल गया। एंड इकोनॉमिक मैलेज, मैलेज का मीनिंग क्या होता है, मैलेज इज अ वेरी नेगेटिव वर्ड। मैलेज मींस जो प्रॉब्लम्स थी वो सेट इन का मीनिंग क्या होता है, बिगिन। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या हो गई, शुरू हो गई। When inflation spiraled out of control, इंस्पिरेशन कंट्रोल के बाहर निकल गया। और इकोनॉमिक डॉल्ड्रम्स जो होते हैं, डॉल्ड्रम्स का मीनिंग क्या होता है, एक तरीके से वही प्रॉब्लम्स क्या हो गई, फिर से शुरू हो गई। स्पन का मीनिंग, वैसे स्पन इज द सेकंड फॉर्म ऑफ स्पिन। स्पन तो मतलब स्पिन करते हुए आना, मतलब सामने आ जाना। तो तीनों ही हो सकते हैं। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, ऑल 1, 2 and 3। कोई दिक्कत? चलो अगला नहीं जाएंगे। किसके बाद उन्होंने बोला, जब उनकी फर्स्ट रिटर्न विजिट हुई, किस चीज की कोशिशें चल रही थी, सी दी अरेंजमेंट्स को देखने की कोशिशें नहीं। अगर रेफ्यूजीज को ले जा रहे हैं तो वहां कोशिश क्या होगी, रेफ्यूजीज को ले जा रहे हैं तो वहां कोशिश अरेंजमेंट्स देखने की नहीं थी। वहां कोशिश थी कि उनका जो वॉलंटरी रिपाट्रिएशन है, वॉलंटरी का मीनिंग है खुद से वो चले जाए। तो एनकरेज किया जाए वॉलंटरी रिपाट्रिएशन, कि वो लोग खुद से ही वापस चले जाए। टू रिपैट्रिएट द रेफ्यूजीज, अब यहाँ पे ना बहुत छोटी सी मिस्टेक थी, रिपैट्रिएट नहीं, कोशिशें चल रही थी, उनसे पूछा जा रहा था कि आप जाओगे नहीं जाओगे, तो इसका मतलब उनके साथ जबरदस्ती नहीं की जा रही थी, वॉलंटरी रिपाट्रिएशन किया जा रहा था। रिपाट्रिएशन का मीनिंग होता है किसी को वापस भेज देना। तो अगर यहाँ पे वॉलंटरी लिखा होता ना तो ये आंसर होता, क्योंकि यहाँ पे वॉलंटरी नहीं लिखा हुआ था, यहाँ पे लिखा हुआ था कि बस उनको भेजने की कोशिश हो रही है, तो इस वजह से ये आंसर नहीं हुआ। तो आंसर वॉज ओनली सेकेंड, सिर्फ और सिर्फ सेकेंड आंसर था। कोई दिक्कत किसी को? रिफ्यूजीज होते हैं जो अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह आसरा लेते हैं, उनको बोलते हैं रिफ्यूजीज। रेडी फॉर द नेक्स्ट पैटर्न, 3 minutes for the parajumble. For all, last क्या स्कोर्स रहे सभी के? पैराजंबल को करने का द फर्स्ट स्टेप इज रीडिंग। तो हमने क्या किया, सारे स्टेटमेंट्स को रीड किया। आप अकेले नहीं हो, लेकिन ये आप अकेले नहीं हो, किस चीज में अकेले नहीं हो, स्टार्टिंग नहीं हो सकता, बट से लिखा हुआ है, स्टार्टिंग नहीं हो सकता।
ये हैबिट्स कैसे बनती हैं, इनको मुश्किल क्यों है तोड़ना? जैसे कि पानी होता है, हैबिट्स हमें हेल्प करती है कि हमारा बिहेवियर एक प्रेडिक्टेबल रूट फॉलो करता है। क्या आपने कभी एक न्यू ईयर रेज़ोल्यूशन अपनाया है और फिर आप क्या करते हो, न्यू ईयर रेज़ोल्यूशन अपनाते तो हो लेकिन फिर पुरानी वाली आदतों पे ही आ जाते हो? क्या आपके साथ कभी ऐसा होता है? बट लिखा हुआ था स्टार्टिंग नहीं हो सकता, बट यहाँ पे हम जिस चीज़ की बात कर रहे हैं वो है लर्निंग एंड अनलर्निंग। एक नई रिवर का बेड शैलो होता है, मतलब कम गहरा होता है, तो फ्लो ऑफ वाटर डिफाइन नहीं होता, तो वो अपना रास्ता भी बदल सकती है, बी लेस प्रेडिक्टेबल, और प्रेडिक्टेबल भी नहीं होती, कहीं भी किसी भी तरफ चली जाती है। इन फैक्ट रिसर्च बताती है कि 40% हमारे जो एक्शंस होते हैं वो हैबिट्स होती हैं, ऑटोमेटिक रूटीन्स होते हैं जो हम बिना सोचे समझे करते हैं। हैबिट्स को रिवर बेड समझ सकते हो, एक वेल स्टैब्लिश रिवर होती है, उसका डीप बेड होता है और पानी जो है लगातार उसकी डायरेक्शन में फ्लो करता है। चलो, पहले मुझे एक बात बताना, कितने लोगों को ये वाला पेयर समझ में आ रहा था, HFC का? ये कॉम्बिनेशन कितने लोगों को समझ में आ रहा था? इसको देखो बस, लुक एट इट और मुझे बताओ क्लियर था या नहीं था? हैबिट्स बेड्स के जैसी है, वेल स्टैब्लिश रिवर का बेड गहरा होता है, नई रिवर का बेड शैलो होता है। तो जैसे पानी रिवर बेड में जाता है, ऐसे ही हैबिट्स भी फ्लो डाउन करती है। जिन लोगों ने HCF बना लिया बेटा, पहले वेल स्टैब्लिश रिवर बताया है, फिर शैलो रिवर बताओगे, दोनों तरह की रिवर्स बताओगे तभी तो कंपैरिजन करोगे, दोनों तरह की रिवर्स बताओगे तभी तो कंपैरिजन करोगे। इसका मतलब पहले H और F का तो पेयर था ही था एकदम क्लियर, इस पेयर में तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए था, इसी को समराइज कर रहा था C। तो HFC था, इसको ऐसे भी कर सकते थे, वेल स्टैब्लिश रिवर, न्यू रिवर, पुरानी रिवर में ऐसा होता है, नई रिवर में ऐसा होता है, तो H और F तो था ही था। क्या अपनी अपनी मिस्टेक समझ में आई सभी को? हाँ, जिन लोगों ने कुछ भी किया हो, लेकिन अब क्या समझ में आया कहाँ गलती थी? एवरीवन, चलो अब कुछ और पेयर्स बनाने की कोशिश करते हैं। क्या आप भी एक नई रेजोल्यूशन लेते हो और पुरानी आदत फिर आ जाते हो? क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? आप अकेले नहीं हो। क्या डी और ए क्लियर था? क्या आप भी टू डू लिस्ट 4 दिन बनाते हो फिर बनाना बंद कर देते हो? आप अकेले नहीं हो, ऐसा जिसके साथ होता है। क्या डी और ए का पेयर क्लियर था? चलो, सच्चाई तो ये है, रिसर्च भी यही कहती है, सच्चाई तो ये है कि रिसर्च भी यही कहती है कि हमारी आदत जिस चीज की पड़ जाती है उसको हम बिना सोचे समझे करने लग जाते हैं। क्या DAG क्लियर था? रिसर्च भी यही कहती है कि जिस चीज की हमारी आदत होती है उसको हम बिना सोचे समझे करने लग जाते हैं। अभी संडे को क्या हुआ, संडे को मैंने परफेक्शन की क्लास नहीं ली थी, तो रिसर्च भी ये कहती है कि 40% ऑफ आर डेली एक्शंस आर हैबिट्स, जो हम रोज रोज करते हैं उसमें से 40% हैबिट होती है, ऑटोमेटिक रूटीन्स जिसको हम बिना सोचे समझे करते हैं। नहीं ले सकते थे ना बेटा, क्लास पहले से बनानी होती, तुरंत नहीं बनती क्लास, 3 आवर्स का गैप चाहिए होता है किसी भी क्लास को बनाने के लिए। चलो, DAG क्लियर था? लेकिन ये आदतें बनती कैसे हैं? लेकिन ये आदतें बनती कैसे हैं?
क्या जी और बी क्लियर था? लेकिन ये आदतें बनती कैसे हैं? तो डी ए जी बी था, एच एफ सी था। अब बस मुझे ई की पोजीशन आइडेंटिफाई करनी थी, ई कहाँ आएगा? हमें बस ई की पोजीशन आइडेंटिफाई करनी थी, ई कहाँ आएगा? ई को हमने पढ़ा। हम जिस बारे में बात कर रहे हैं वो है लर्न, चीजों को सीखो, चीजों को फिर भूल जाओ। लर्न करो, अगर बदलना है तो अनलर्न करना पड़ेगा। लर्न करो, अनलर्न करो, लर्न करो, अनलर्न करो। तो क्या समझ में आ रहा है? यहाँ पे एक तरीके से सजेशन इन्वॉल्व है कि अगर हैबिट बदलनी है तो उस चीज को अनलर्न करना पड़ेगा। एक तरीके से छुपा के सजेशन दिया है। इसका मतलब ई कहाँ आएगा? लास्ट में आएगा। अब मुझे ये आइडेंटिफाई करना है कि एच स्टार्टिंग स्टेटमेंट होगा या डी स्टार्टिंग स्टेटमेंट होगा। तो हमने एच को पढ़ा, एच में तो कंपैरिजन हो रहा है, तो पहले हैबिट बता तो क्या होती है, पहले बता तो कि हैबिट फॉर्म कैसे होती है या ये सब चीज। इसका मतलब ये स्टार्टिंग होगा। तो आंसर वाज डी ए जी बी एच एफ सी एंड। अभी मुझे पता है बहुत सारे लोगों को नहीं समझ आएगा, तो एक फ्लो चार्ट बना लेते हैं जी, फ्लो चार्ट से क्लियर हो जाएगा। फ्लो चार्ट इज द बेस्ट वे ऑफ सॉल्विंग अ पैराजंबल। चलो, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? आप अकेले नहीं हो जिसके साथ ऐसा होता है। इनफैक्ट रिसर्च कहती है कि ऐसा 40% टाइम्स होता है। लेकिन बात तो ये है कि हैबिट्स बनती कैसे है? क्या ये सीक्वेंस क्लियर था सभी को? क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? आप अकेले नहीं हो, इनफैक्ट रिसर्च भी कहती है। लेकिन ये होता क्यों है? चलो, उसके बाद एक सीक्वेंस था हमारा HFC का। वेल स्टैब्लिश्ड रिवर जो होती है उसका रास्ता तो फिक्स होता है कि मुझे उसी रास्ते पे चलना है। लेकिन जब एक नई नई रिवर होती है ना, तो उसका रास्ता फिक्स नहीं होता। उसके रास्ते को आप जो डायरेक्शन दोगे वो उसी डायरेक्शन में चला जाएगा। ऐसा ही हालत हैबिट्स का होता है। अगर कोई हैबिट बनी हुई है तो उसको चेंज करना मुश्किल है, अगर कोई हैबिट नहीं है तो बना आसानी से लोगे। इस तीनों में रिवर बेड को हैबिट से कंपेयर किया गया था। आखिरी में एक सजेशन दिया गया था। क्या सजेशन था? कि करनी क्या है, पुरानी आदतों को भूलना है और नई अच्छी अच्छी आदतों को अपनाना है। तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट? अनलर्निंग और लर्निंग इंपॉर्टेंट है अगर हैबिट को चेंज करना है। जैसे आप लोगों की एक आदत है, आप लोगों की क्या आदत है, फिर बिना पैराजंबल के सारे स्टेटमेंट्स को रीड करके आप लोग क्या करते हो, अरेंजमेंट शुरू कर देते हो पहले ही। तो उस हैबिट को अनलर्न करना है और नई हैबिट को सीखना है। जैसे अभी मैंने बैडमिंटन क्लासेस स्टार्ट किया, तो अभी तक मैं बैडमिंटन बहुत अच्छा खेलती थी। मुझे ऐसा लगता था कि मैं बैडमिंटन बहुत अच्छा खेल रही हूँ। लेकिन जब मेरी फर्स्ट क्लास हुई, अभी 2-3 दिन पहले ही हुई थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि जिस तरीके से मैं बैडमिंटन पकड़ती हूँ वही गलत है। और अब मैं नई तरीके से बैडमिंटन पकड़ना मैंने स्टार्ट किया है और मैं बिल्कुल जीरो से सीख रही हूँ। मतलब मुझे ऐसा लगता है मुझे कुछ आता ही नहीं, मैं एक सिंपल सा शॉट भी नहीं मार पाती, क्योंकि बैडमिंटन पकड़ने का स्टाइल ही चेंज हो गया। तो अब मुझे क्या करने की जरूरत है? पहले मुझे अनलर्न करना पड़ा जो कुछ भी मुझे आज तक आता था, और अब लर्निंग हो रही है। तो किसी भी चीज को अगर सीखना है तो अनलर्निंग एंड लर्निंग बोथ आर इम्पोर्टेंट। कोई दिक्कत किसी को? तो आंसर इज DAGBHFCNE। पुराना सब भूलना पड़ेगा। तो फर्स्ट एंड लास्ट क्या हो गया? D एंड E। सेकंड क्या हो गया? A। पेनल्टीमेट होता है सेकंड लास्ट इज C। एंटी पेनल्टीमेट इज थर्ड लास्ट इज F। थर्ड स्टेटमेंट क्या था? DAG था, थर्ड स्टेटमेंट वाज। मजा आया सभी को? डिड यू एंजॉय टुडे सेशन?